क्या सच में डूबा था टाइटैनिक, या यह किसी बड़े घोटाले का हिस्सा था? वर्षों से लोगों ने टाइटैनिक के बारे में बात की है और चर्चा की है कि अप्रैल 1912 की उस भयानक रात में यह कैसे डूब गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह टाइटैनिक नहीं था, बल्कि इसका जुड़वा दिखने वाला जहाज ओलंपिक था जो डूब गया था। इस वीडियो में मैं उस सटीक रात और इस सिद्धांत को जन्म देने वाली सभी घटनाओं के बारे में बात करूंगा। अंत में मुझे उम्मीद है कि आपका अपना निर्णय होगा कि कौन सा जहाज वास्तव में उत्तरी अटलांटिक महासागर में लगभग 12,500 फीट की गहराई में डूबा है। 20 सितंबर 1911 को आरएमएस ओलंपिक ब्रिटिश के एक लड़ाकू जहाज एचएमएस होक से टकरा गया। इस दुर्घटना की वजह से ओलंपिक को भारी नुकसान हो जाता है। इस घटना ने जहाज के मालिकों के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी कर दी। अब चुनौती ये थी कि ओलंपिक की मरम्मत में बहुत खर्च होने वाला था और साथ साथ इसका मतलब यह भी था कि इसकी मरम्मत करते समय इसे सेवा से बाहर करना होगा, जो और भी नुकसानदायक था। उस समय व्हाइट स्टार लाइन, जो कि ओलंपिक और टाइटैनिक के मालिक थे, उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास भुगतान करने के लिए कानूनी बिल थे और साथ ही ओलंपिक की मरम्मत की लागत भी थी। इन सभी खर्चों का दावा करने के लिए उन्हें कुछ करना था, इसलिए उन्होंने एक साजिश रची। साजिश सरल थी, ओलंपिक को अपनी जुड़वा दिखने वाली जहाज टाइटैनिक के साथ बदल दे और मुआवजे का दावा करने के लिए इसे डुबा दे। किसी को नहीं पता होगा कि उन्होंने जहाजों की अदला बदली की थी और इस तरह वे टाइटैनिक के नाम पर ओलंपिक को डुबो देंगे। यदि आप दोनों जहाजों को एक साथ देखेंगे तो आप उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप दोनों जहाजों पर लगी नेम प्लेट्स को नहीं देखेंगे। व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष जे ब्रुस, इसमें हार्लैंड और वॉल्फ के मालिक लॉर्ड पीरी, टाइटैनिक के मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज और व्हाइट स्टार लाइन के मालिक जे.पी. मॉर्गन ने कथित तौर पे इसका फायदा उठाया। जैसे ही साजिश रची गई, उन्होंने ओलंपिक को बदलना शुरू कर दिया। टाइटैनिक जैसा दिखने के लिए उन्होंने ओलंपिक के फर्श को कारपेट से ढक दिया, क्योंकि उसमें टाइलों का फर्श था, जबकि टाइटैनिक में टाइलों का फर्श नहीं था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो लोगों को आश्चर्य होता कि यह बिल्कुल नया जहाज, जिस पर कोई सवार नहीं था, उसमें यात्रियों के पैरों के निशान और खान पान के दाग क्यों है। जहाज के अन्य हिस्सों को भी बदल दिया गया। उदाहरण के लिए रॉयल टाइटैनिक से बी डेक के केबिनों को हटाकर उन्हें ओलंपिक के केबिनों से बदल दिया गया, ताकि स्विच को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। एक चीज थी जो आसानी से लोगों को जहाजों के बीच का अंतर बता सकती थी, और वह थी सी डेक पर पोर्थोल की उपस्थिति। जब टाइटैनिक को बनाया जा रहा था तब इसमें 14 समान दूरी वाले पोर्थोल थे, लेकिन जब यह 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से पहली यात्रा पर रवाना हुआ तो इसमें 16 असमान दूरी वाले पोर्टहोल थे, जो ओलंपिक में देखने को मिला था। यह एकमात्र सबूत नहीं है जिसे इस सिद्धांत का समर्थन करने में मदद के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बेलफास्ट में हार्लैंड और वॉल्फ जहाज के यार्ड में टाइटैनिक को वापस बनाया था, और इन लोगों ने कहा था कि वास्तव में दोनों जहाजों की अदला बदली हुई, और उन्हें यह भी बताया गया था कि अगर वे इस बारे में किसी को बताते हैं तो यह उनका अंतिम काम होगा। तो जाहिर तौर पर वे चुप रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जहाज बनाने वाले लोगों के परिवारों को घोटाले के बारे में पता था। पैडी फेंटन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने साथी सिमेन को बताया था कि वे वास्तव में स्विच किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति ने 31 जुलाई 1996 को नॉर्दर्न स्टार अखबार को एक पत्र भेजा, जिसमें उसके बेटे की पैडी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया गया है। उन्होंने पत्र से पढ़ा, जब जहाज के बचे हुए क्रू नाविक बंदरगाह पर पहुंचे तो उन सभी को एक तरफ ले जाया गया और उनकी मुलाकात 2 लोगों से हुई। उनमें से एक कंपनी में उच्च पद पर था, दूसरा व्यक्ति सरकार में बहुत उच्च पद पर था। सरकारी आदमी ने उनके सामने एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पढ़ा और समझाया कि अगर वे किसी को डूबने का असली कारण बताते हैं या किसी बीमा घोटाले की ऐसी किसी अफवाह की पुष्टि करते हैं तो वे कम से कम 20 साल जेल में काटेंगे और बाहर निकलने पर
उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी। जेपी मॉर्गन उन कई लोगों में से थे जिन्होंने अंतिम समय में अपनी यात्रा रद्द कर दी क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, जबकि वास्तव में उन्हें 2 दिन बाद फ्रांस में देखा गया था और वे पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। जेक ब्रूस इस्माइल की पत्नी जूलिया और उनके बच्चों को भी उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के कारण यात्रा रद्द करनी पड़ी। हालांकि वे वेल्स में मोटरिंग हॉलिडे मनाते हुए नजर आए थे। जेपी मॉर्गन ने जहाज के साउथहैम्पटन से रवाना होने से 1 घंटे पहले 7 मूल्यवान ब्रोंज की मूर्तियों को भी हटा दिया था। यह सारी स्थिति कई लोगों को संदेह की ओर ले जाती है कि वे दोनों जानते थे कि जहाज की पहली यात्रा पर क्या होने वाला था, खासकर जब जेपी मॉर्गन ने सार्वजनिक रूप से देश से बात की थी और प्रमाणित किया था कि वह निश्चित रूप से जहाज पर सवार होंगे। क्या जेपी मॉर्गन के इस झूठ के पीछे कहीं असली कारण यह तो नहीं कि उन्हें पता था कि जहाज डूबने वाला है? एक और बात जिसने लोगों को भ्रमित किया वह यह है कि SS कैलिफोर्निया नाम का जहाज जो कि टाइटैनिक के रवाना होने से 5 दिन पहले लंदन से रवाना हुआ था, उसमें कोई यात्री सवार नहीं थे। लेकिन SS कैलिफोर्नियन जहाज अपने साथ कंबल और गर्म कपड़े का छोटा माल ले जा रहा था। क्या यह सब टाइटैनिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए था? SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन लॉर्ड ने बंदरगाह से बाहर निकलने और उत्तरी अटलांटिक में जाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और तथ्य यह है कि उन्होंने बोस्टन की यात्रा के लिए कोई टिकट नहीं बेचा, जबकि सैकड़ों लोग अटलांटिक पार करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि यह जहाज पर मुआवजे का दावा करने की योजना का एक हिस्सा है। कैप्टन लॉर्ड के उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाने की हड़बड़ी में होने के कारण उन्होंने वायरलेस चार्ट को पीछे छोड़ दिया था जिसकी उन्हें जरूरत थी। बेशक SS कैलिफोर्निया केवल 6 जहाजों में से एक था जो टाइटैनिक के 140 मील के दायरे में होता। एक अजीब बात यह भी है कि 1935 में ओलंपिक जो माना जाए तो टाइटैनिक था। जब इस जहाज को सेवा से बाहर कर दिया गया था तब उस समय उसकी लैडर यानी सीढ़ी की लकड़ी और पैनलिंग की लकड़ी का उपयोग व्हाइट स्वान होटल के निर्माण में किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जो लकड़ी का उपयोग होटल के निर्माण में किया गया उनका नंबर 401 था। यह वह नंबर था जो टाइटैनिक को दिया गया था जब इसे बेलफास्ट आयरलैंड में बनाया जा रहा था। अगर यह ओलंपिक होती तो इसका नंबर 400 होता, ना कि 401। आज भी यह एक पहेली है कि जो 1912 में डूबा, क्या वो टाइटैनिक था या ओलंपिक? हमें इसके बारे में कई असीमित विचार विमर्श देखने को मिलते हैं कि क्या यह वास्तव में एक साजिश थी या एक सही दुर्घटना थी। हालांकि हमें इन संदेहजनक तथ्यों के प्रति पक्ष या विरोध में कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। हमने यह भी देखा है कि लोग इंश्योरेंस घोटाले की इस साजिश को मंजूरी नहीं देते हैं और अपने विचारों और तथ्यों से आगे आते हैं। अब यह आप पर छोड़ दिया गया है कि आप क्या सोचते हैं। अब आपको कुछ तथ्य इस वीडियो से प्रदान किए गए हैं, तो नीचे दिए गए लिंकों में से कुछ की जांच आप करें और फिर अगर आप चाहे तो अपने तथ्य और सबूतों के साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर जाए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें।